Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 7th of August 2023। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं एडिटोरियल्स का। फर्स्ट एडिटोरियल इज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, देयर मस्ट बी promptitude in restoring Rahul Gandhi's Lok Sabha membership। तो कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है। The Honorable Supreme Court of India has restored his membership of the Lok Sabha as well as much needed sense of प्रोपोर्शन इन पब्लिक अफेयर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मेंबरशिप थी उसको रिस्टोर कर दिया, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये है। तो जो इसमें जो जो बेंच थी उसने जो पॉइंट दिया वो ये दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने जो मैक्सिमम सेंटेंस अवार्ड किया था मिस्टर गांधी को, वो सिर्फ एक ग्राउंड पे किया था, दैट ही हैज बीन एडमोनिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग 2019। उस प्रोसीडिंग में जो उनको एडमोनिश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रीजन दिया है। वहीं पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया है कि had this admonition come prior to his speech he would have been more careful। तो यही रीजन देते हुए जो है बेंच ने जो है उनको मेंबरशिप को रिस्टोर किया है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने एक चीज और साइड की है कि a regrettable feature of the judiciary these days is that one has to go all the way to the Supreme Court for justice। कि आजकल जो देखने को सीन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जस्टिस के लिए जो है हायर कोर्ट, सुप्रीम हाईएस्ट कोर्ट पे ही जाना पड़ रहा है, ठीक है ना, सभी मैटर्स में, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा कि द इम्पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम परमिशन सेंटेंस वाज क्वाइट परवर्स। जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया था वो परवर्स वे में दिया गया था, ठीक है। अब फिर ऑथर ने फाइनली ये भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा सेक्रेटरी ने उनको एक तरह से उनकी मेंबरशिप को खत्म करने में जितनी जल्दी दिखाई थी, तो उतना ही प्रॉम्प्टिट्यूड जो है उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर करने में भी दिखानी चाहिए एंड एनेबल हिम टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। और जो अपकमिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो कि अपोजिशन ने मूव किया, उसमें भी उनको पार्ट लेना, ताकि वो उसमें पार्ट ले सकें, ठीक है ना। फिर ऑथर ने फाइनली ये भी कहा है कि द कोज ऑफ एंश्योरिंग प्योरिटी इन पॉलिटिक्स इज सर्टेनली नॉट सर्व्ड बाय कीपिंग आउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पार्लियामेंट। तो जो पॉलिटिक्स में प्योरिटी की बात करते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को उससे दूर रख के नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव्स को आप पार्लियामेंट से दूर रख रहे हैं उसमें नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ए केस दैट रेस्ट्स ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड्स इंडीड सच अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअली सबवर्ट्स डेमोक्रेसी। और इस तरह के जो प्रोसेस है डिस्क्वालिफिकेशन, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक तरह से डाउन साइड पे ले जाती है, ऐसा ऑथर ने कहा है। टॉप बोर्ड नेक्स्ट एडिटोरियल, इंडियन चेस हैज क्रॉस्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट विद अ यंग क्रॉप ऑफ प्लेयर। तो अभी जो रिसेंट जो हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर थे डी दुकेश, उन्होंने क्या किया, अभी वो जो चेस वर्ल्ड कप चल रहा था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, वहां पे उन्होंने विश्वनाथन आनंद को जो है इंडिया नंबर 1 के तौर पे रिप्लेस किया है इन लाइव रेटिंग्स में। और ऐसा 37 साल में पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। पहला ऐसे कब हुआ था, ऐसा पहले जो हुआ था वो 37 साल, मतलब ये 37 साल में पहली बार होगा कि कोई इंडियन नंबर 1 जो है वो विश्वनाथन आनंद जी ना रहकर कोई और बनने वाला है। तो ऐसा पहले एक बार भी होता है कि लाइव रेटिंग में जो है वो कोई और ऊपर चला गया था, लेकिन वो केवल सिर्फ एक वनडे का फेयर रहा था, क्योंकि फिर से जो है विश्वनाथन आनंद ने अपनी रेटिंग जो है वो अचीव कर ली थी। पी हरिकृष्ण एज पास्ट द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन मार्च 2016। और ये इवेंट होता 2016 में, ठीक है ना। और ये भी यहाँ पे एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि जुलाई 1986 से अब तक जो है आनंद ने जो है इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग जो है वो लॉस नहीं की है, ठीक है ना। फिर और भी बोला है कि जो इंडियन चेस के अगर वैसे डाटा देखें, स्टैटिक्स देखें, तो उसमें काफी अच्छी इंडिया की पोजीशन रही है। जैसे कि कोनेरू हम्पी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 है अमंग वोमेन में, और द्रोणावली हरिका जो वो नंबर 12 है अमंग वोमेन में। और अगर मेल में बात करें तो वर्ल्ड नंबर 9 पे हो गए जी डी दुकेश, और वर्ल्ड नंबर 10 पे है विश्वनाथन आनंद, अभी जो लाइव रेटिंग है उसमें, ठीक है ना। तो कुछ एक आध महीने के अंदर शायद ये ऐसा भी हो जाए कि वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो डी दुकेश वो हो जाए इंडिया के लिए, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन है यंग क्रॉप के लिए, वही बात है कि जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं यंग, उनके लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नुहू मेवात एन ओल्ड टेम्पलेट न्यू बैटल ग्राउंड। तो जो रिसेंट वायलेंस हुई है देखने को मिली उसके रिगार्डिंग ये है। यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ने जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो हमारे लिए काम किया वो ये है कि ऑथर ने बताया कि रिलीजियस इवेंट्स में वंस हैव बीन ओकेजन फॉर अफर्मिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी थ्रू शेयर्ड पार्टी, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें ये है कि दे आर नाउ इनकम्प्लीट विदाउट ए ब्रेजन डिस्प्ले ऑफ एग्रेशन। तो आज के टाइम में जो रिलीजियस इवेंट्स है वो कहीं ना कहीं विदाउट प्रेजेंट डिस्प्ले ऑफ एग्रेशन इनकम्प्लीट माने जा रहे हैं, ये देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रीवियस टाइम की बात करें तो दे हैव बीन कंसिडर्ड एज ओकेजन ऑफ अफर्मिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी थ्रू शेयर्ड पार्टी।
तो ये ऑथर ने जो डाइवर्जन है उसको कहीं ना कहीं फोकस किया है। फिर ऑथर ने ये भी साइड किया कि स्टेट पावर इज नाउ एक्सेसरी टू एन एग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ ए काउंटरवेलिंग फोर्स दैट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड करने की जो वो उसका फोर्स था उससे कहीं ना कहीं डेविएट होकर आजकल जो है वो एक एक्सेसरी की तरह बन गई है फॉर एग्रेसिव प्रोग्राम्स ऑफ रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑथर ने फाइनली ये भी कहा कि विजिलेंटिज्म इन द स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग, स्कॉलरली अगर स्कॉलरशिप की अंडरस्टैंडिंग में हम अगर बात करें स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट से, तो इज एन एनसेम्बल ऑफ कोअर्सिव प्रैक्टिसेस दैट सीक टू इम्पोज ए मोरल ऑर्डर एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लेजिटिमेसी। तो इसके अलावा वो कुछ नहीं है स्कॉलरली डेफिनेशन में अगर देखें तो, ठीक है ना। और विजिलेंटिज्म हियर अप्रोप्रिएट्स एंड सबवर्ट द स्टेट्स मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट कोर्शन एंड इन दैट लाइज ग्रेट डेंजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसके लिए ये जो विजिलेंटिज्म जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है और डेंजरस साबित हो रहा है, ऐसा ऑथर ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी एक्ट ऑफ साइलेंस एम्पलीफाइज द हॉरर्स इन मणिपुर। जो मणिपुर का रिगार्डिंग वायलेंस हुआ था उससे रिगार्डिंग दूसरा आर्टिकल है ये। तो जो ऑथर ने सबसे पहले तो ये कहा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जैसे कि प्रोटेस्ट हुए हैं जो कि गोवा से गुवाहाटी तक हुए हैं, दिल्ली से शिलोंग तक देखने को मिला है, जस्टिस की डिमांड की जा रही है, प्ले कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं, कैंडल्स लाइट कर रहे हैं, सॉन्ग सिंग कर रहे हैं कि वी शैल ओवरकम समडे, इस टाइप के जो सपोर्ट देखने को मिला है। दीज में सीम स्मॉल हेल्पलेस गेस्चर्स बट दे मैटर, मतलब ये छोटे छोटे एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी एक्शन फॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस मैटर्स जस्ट एज एवरी साइलेंस एम्पलीफाइज द हार्म एंड हॉरर। ऑथर ने कंपेरिजन ये किया कि जिस तरीके से साइलेंस, चाहे वो छोटा ही साइलेंस क्यों ना हो, दैट एम्पलीफाइज द हार्म एंड हॉरर्स, उसी तरह से एवरी एक्शन इवन इट इज स्मॉल दैट इज फॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस दैट मैटर्स, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पर साइट किया है, बहुत अच्छी ये लाइनें लिखी हैं ऑथर ने। फिर ऑथर ने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात की है कि जो जुडिशियल कमीशन सेटअप किया है टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिचुएशन वाज अनाउंस 2 months अगो बट इज येट टू स्टार्ट हिज वर्क। तो वो अनाउंस तो 2 महीने पहले कर दिया लेकिन अभी भी उसको काम करना शुरू यहाँ पे किया। तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं ऑथर ने जो है वो हाईलाइट की, अकाउंटेबिलिटी अभी जो है वो सबकी किस तरह से यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है ना। और ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इट शुड टेक अप द केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एज one which mirrors many of the issues relating to a failure of the administration to uphold law and order and protect the vulnerable। कि सिर्फ इसी केस में नहीं, यहाँ पे जो ये अब्यूज हुआ है उसके जैसे और भी जो इश्यूज हैं जहाँ पे फेलियर देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का और लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करने का, कि वो वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हैं और ऐसा ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर ने और किए हैं जिनको रिव्यू करने की जरूरत है जो ये इंसिडेंट हुए हैं। उसमें यह है कि फर्स्ट व्हाट डिड द ऑफिसर्स डू आफ्टर द इंसिडेंट, कि जो इंसिडेंट ये हुआ उसके बाद ऑफिसर्स ने क्या किया। आर देयर रिकॉर्ड्स ऑफ एक्शन दे टुक सच एज कॉल्स, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, वायरलेस मैसेजेस एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग विद अदर पुलिस ऑफिसर्स। क्या उन्होंने दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये सब चीजें की, कॉल की, मैसेज उनसे किए, वायरलेस मैसेज किए, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एक्सचेंज किए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है वो ये है कि द सेकंड इज हाउ एंड व्हेन did the information reach the heads of the police, the civil service and the political leadership। ये उनके पास इंफॉर्मेशन कब पहुंची, क्योंकि जो फर्स्ट एफआईआर जो इसमें इंसिडेंट में हुई है वो केवल 17 मई को जो है जाके लॉन्च हुई, और जो फर्स्ट अरेस्ट हुआ है वो चीफ मिनिस्टर ने जब 2 मंथ बाद अनाउंस किया उसके बाद जो है फर्स्ट अरेस्ट देखने को मिला है। तो ये जो 2 महीने का गैप था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था उसकी यहाँ पे बात हुई है, ठीक है ना। और ये जो कंप्लेंट भी मई 17 में लॉन्च हुई है जाके, जबकि इंसिडेंट उससे काफी पहले हो रहे थे। तो एफआईआर जो है पहले क्यों नहीं रीच हुई, और जो इन्फॉर्मेशन हेड ऑफ पुलिस तक थी वो कब पहुंची थी उसको भी एक तरह से इन्वेस्टिगेट एग्जामिन करने की जरूरत है। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है द इशू ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है, ही हैज कंफर्म दैट शी हैज रिसीव्ड डिटेल्ड कंप्लेंट्स ऑफ दीज एंड अदर अटैक्स। और उन्होंने ये भी कहा था कि शी हैज सेंट रिक्वेस्ट टू द स्टेट अथॉरिटीज एंड गोट नो रिप्लाई। लेकिन ऑथर ने ये कहा कि वो खुद उन्होंने पर्सनली जाके जो है क्यों स्टेट अथॉरिटीज को डिमांड नहीं किया कि उनसे एक्सप्लेनेशन डिमांड करती और स्टेट कमीशन को वो रिक्वेस्ट करती, और जो स्टेट के वुमेन कमीशन है उनको रिक्वेस्ट करती कि वो उनको ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे भी कहने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस करी गई है। तो ये भी ऑथर ने साइट किया है रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ सच एन स्टैट्यूटरी कमीशन।
नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो इवेंट है उससे जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है उस पर काफी इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि मणिपुर जो है यहाँ पे, मणिपुर इज अ पिवट ऑफ दैट अप्रोच। क्योंकि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन को साउथ ईस्ट एशिया से, और इसमें मणिपुर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने ऑथर ने कहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होने वाली है, होगी। ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी एज ए प्रोसिक्यूटर एंड जज। तो जो कंट्रोवर्शियल जन विश्वास एक्ट 2022 अभी जो रिसेंटली एनेक्ट हुआ है इनटू ए लॉ बाय पार्लियामेंट, उसके रिगार्डिंग ये बोला है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज हैं उनको काफी पावर मिल गई हैं, एंड द लेजिस्लेशन इज एम्ड एट इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया बाय आइदर डीक्रिमिनलाइजिंग और मेकिंग कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अक्रॉस 42 लेजिस्लेशन। तो 42 ऐसे लेजिस्लेशंस में जिनमें इम्प्रिजनमेंट के जो वो प्रोविजंस थे, तो या तो उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया या फिर उनको कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया गया, मतलब उसमें सिर्फ पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया। दूसरा बात यह है कि इसमें जो पेनल्टीज है, मॉनेटरी पेनल्टी, वो जुडिशियरी से लेकर के जो है वो ब्यूरोक्रेसी को जो है वो कर दी है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उन पर पिनलाइज कर सकता है। द लेजिस्लेशन है मोस्टली रिप्लेस क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट, वही जो मैंने बताया क्रिमिनलाइजेशन उनका डिक्रिमिनलाइज कर दिया है विद पेनल्टी, पेनल्टीज के साथ उनको रिप्लेस कर दिया। और दूसरा जो पावर थी इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टीज, वो जुडिशियरी से लेके किसको दे दी गई है, जुडिशियरी ट्रांसफर के वो ब्यूरोक्रेसी को दे दी गई है। तो जो यहाँ पे लार्जर क्वेश्चन है ऑथर के अकॉर्डिंग वो ये है कि वेदर गिविंग द ब्यूरोक्रेसी रादर देन द कोर्ट्स द पावर टू नॉट जस्ट एडजुडिकेट अ फैक्चुअल डिस्प्यूट बट आल्सो पेनलाइज और ऑर्डर कंपनसेशन गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कि क्या ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट नहीं जाता है, जो उसकी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है उसके अगेंस्ट ये नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑथर ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिर्फ फैक्चुअल डिस्प्यूट्स को ही हैं या जो फैक्ट्स हैं उनको ही सिर्फ उसको वो करना चाहिए फाइंड आउट, और जो पेनलाइज किया पेनल्टी की बात है वो या कंपनसेशन की बात है वो जुडिशरी पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग उतना ही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट मैंडेट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल 50 ये डायरेक्ट करता है टू अचीव इट इन ड्यू टाइम। मतलब आर्टिकल 50 जो है वो स्टेट को, ये एक्चुअली आर्टिकल 50 इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इट डायरेक्ट द स्टेट टू अचीव इट इन ड्यू टाइम। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि सेवरल ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमारा अडॉप्ट हुआ, एनेक्ट हुआ है, और उसके बाद भी आज भी हम देखें तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इतना उसमें नहीं हुआ है कि हर स्टेट ने इसको जो है वो अप्लाई कर दिया हो। ठीक है। Since the 1980s, the bureaucracy has tried three different routes to capture judicial power। ओथ ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से 1980 से अब तक अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी ने किस तरीके से तीन अलग अलग तरीके से जो है वो जुडिशियल पावर को कैप्चर किया है। तो उसमें फर्स्ट ऑथर ने बताया कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है बिगेन क्रिएटिंग जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स उन्होंने बना दिए हैं टू टेक ओवर वेरियस जुडिशियल फंक्शंस हिथरटू एक्सेप्टेड बाय द जुडिशरी। जो अब तक जुडिशरी के द्वारा फंक्शन किए जाते थे वो जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बना के मिनिस्ट्रीज ने उन फंक्शंस को जो है अपने अंडर ले लिया या ब्यूरोक्रेसी के अंडर ले लिया है। और इन ट्राइब्यूनल्स को हेड कौन करता है, ऑब्वियसली बात है हायर ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको हायर करते हैं, और इनमें भी उतने भी कहा है कि उनको इस तरीके से बनाया गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उन ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है ना। एज ए टेक्निकल मेंबर्स उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। दूसरा जो तरीका ऑथर ने बताया है जिसमें ये जुडिशियल पावर्स ली जा रही है वो ये है कि द यूनियन गवर्नमेंट बिगेन क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स सच एज सेबी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके जो रेगुलेटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है वो बनाकर जो है उनको विच हैड पावर्स टू पनिश द प्राइवेट सेक्टर्स विद पनिशिंग फाइन्स, और उनके पास जो है पावर्स दे दी गई है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्लेयर्स हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं उनको पनिश कर सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑथर ने दूसरा वे जो है वो साइट किया है। द यूनियन गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रिएटिंग द रोल ऑफ एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स इन ए नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस। और तीसरा जो ऑथर ने बताया वो ये कि कुछ बहुत सारे नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस हैं, जैसे कि पीएमएलए 2002 का ये एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का। इनमें जो है जो एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स का रोल जो है वो ब्यूरोक्रेसी को दे दिया गया है। और ये जो एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स इनमें मेंशन है वो हमेशा ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हु वर गिवन पावर्स टू आइदर कंफर्म अटैचमेंट ऑर्डर्स और प्रॉपर्टीज और इंपोज पेनल्टीज। उनको दोनों ही तरह की पावर्स है, अटैचमेंट ऑर्डर्स भी वो इशू कर सकते हैं और पेनल्टीज भी इंपोज करने की उनपे पावर्स दे दी गई हैं। ठीक है ना। फिर आगे ऑथर ने ये कहा है कि द क्वेश्चन एसेंशियली कम्स डाउन टू द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन। फिर नेक्स्ट ऑथर जो क्वेश्चन की बात करें वो ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि जुडिशियल फंक्शन क्या है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर दैट जुडिशियल फंक्शन कैन बी डिस्चार्ज ओनली बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जुडिशियल फंक्शन जो केवल केवल जुडिशियल अथॉरिटी ही जो है वो डिस्चार्ज कर सकती है, ना कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एक जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है, ये क्वेश्चन एक तरह से ये यहाँ पे लाइमलाइट में आ रहा है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ प्रोसिक्यूटर एंड जज इन इट्स ओन कोज, दैट इज द एसेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अगर एसेंस की बात करें तो ऑथर का कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोसिक्यूटर और जज एक साथ अपने केस में इन इट्स ओन कोज नहीं बन सकती है, ठीक है। सो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। ये हमने डिस्कस कर लिया डाटा पॉइंट में। जो अभी डी गुकेश है उन्होंने जो है विश्वनाथन आनंद को जो है पीछे रेटिंग्स, लाइव रेटिंग्स में छोड़ दिया है। वो इज इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू अ क्राइसिस, वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस के थ्रू जो है डिस्कशन किया जाता है। पहला क्वेश्चन है हाउ आर शुगर केन फार्मर्स इंपैक्टेड बाय द एक्सेस शुगर प्रोडक्शन। दूसरा व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू शुगर सरप्लस। और how have excessive sugarcane subsidies affected India's competitiveness in the global sugar market, and last is what are the implications of sugarcane over cultivation, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में तो इसलिए है क्योंकि इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन 2021-22 सरपासिंग द ब्राजील। लेकिन इस जो एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज जो शुगर प्रोडक्शन में हो रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज उनको डिप्लीट कर रहे हैं, और इट दीज आर लीडिंग टू ए पोटेंशियल क्राइसिस इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रिकॉर्ड 359 लाख टन जो है वो हमने जो है प्रोडक्शन वो यहाँ पे किया है शुगर का, ठीक है। टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एग्रीकल्चरल कोलैप्स एड्रेसिंग ग्राउंड वाटर ओवर यूज इन द शुगर इंडस्ट्री, ये क्रूशियल वही बात है कि जो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर है रिसोर्सेज उनके ओवर यूज, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन में जो है ग्राउंड वाटर का काफी यूज होता है, ये हम आगे देखेंगे अभी। व्हाई इज देयर एक्सेस शुगर इन प्रोडक्शन, तो एक्सेस शुगर प्रोडक्शन क्यों है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, एक तो ये है कि कंज्यूमर बेस हमारा काफी ज्यादा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड ऑफ शुगर, तो इसलिए हम शुगर भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये है जो पॉलिसी और मेजर्स हैं गवर्नमेंट की वो फार्मर्स के फेवर में है और वो शुगर कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं फेवर करता है। इसमें ऑथर ने दो चीजों का जिक्र किया, एक तो एफआरपी स्कीम है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और दूसरा ये है कि जो हैवी सब्सिडीज दी जाती हैं शुगर केन कल्टीवेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें रेस्पॉन्सिबल है, जिससे जो हमारे पास शुगर सरप्लस होता है और हायर एक्सपोर्ट जो है वो करते हैं। तो रिकॉर्ड 110 लाख टन एक्सपोर्टेड इन 2021-22 ये डाटा है। 110 लाख टन जो हमने एक्सपोर्ट किया था 2021-22 में, ठीक है ना। और इसमें कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला है, उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की थी डब्ल्यूटीओ में कि जो इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स है उनको वायलेट किया है इन सब्सिडीज और डोमेस्टिक सपोर्ट के थ्रू, ठीक है ना। और जब डब्ल्यूटीओ में जो है इंडिया केस हार भी गया था और इंडिया के अगेंस्ट जो है ये ऑर्डर इसमें आया था। एड्रेस करने के लिए हमें एफर्ट्स क्या क्या किए जा रहे हैं इनके लिए बताते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो एक्सेसिव शुगर सरप्लस हो रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया है क्या, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। हमने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में, तो उसके लिए जो है जो सरप्लस शुगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको वहां पे जो एक तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये जो ईबीपी का प्रोग्राम है ये 2003 में शुरू हुआ था टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड कर्टेल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम पेट्रोल बेस्ड व्हीकल। तो स्टार्ट जो हुआ था ये 5% ब्लेंडिंग के साथ शुरू हुआ था, और जो टारगेट सेट किया 2025 का वो 20% तक इसको पहुंचाने का रखा गया है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उस पर जीएसटी भी जो है वो रिड्यूस किया है 18% से 5% कर दिया है 2021 में, ठीक है ना। और 394 लाख टन जो टोटल शुगर प्रोड्यूस हुआ था उस साल, उसमें से 350 लाख टन जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया था किसके लिए, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। एक्सेसिव शुगर केन कल्टीवेशन कैसे ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल तो बता रहे हैं कि हमने भाई कार्बन एमिशंस को कम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमारे कम हो रहे हैं इससे, ठीक है ना। हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर और जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि शुगर केन रिक्वायर्स 3000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, बट टॉप ग्रोइंग स्टेट्स जो है वो केवल 1000 से 1200 मिलीमीटर रेनफॉल ही उनके पास होता है, तो हैविली वो जो है वो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए। और इसमें उन्होंने एक और चीज बताई कि 100 किलोग्राम शुगर को जो है वो 2 लाख लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर चाहिए फॉर इरिगेशन एंड रेजिंग
ठीक है ना। और इस वजह से ये सब क्या है, ये कंसर्न रेज करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 100 किलोग्राम शुगर के लिए आपको 2 लाख लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर चाहिए, ठीक है ना। और ये जो जितने भी ज्यादातर स्टेट जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, टॉप स्टेट्स हैं, वो ड्रॉट प्रोन स्टेट्स में आते हैं, और या फिर ग्राउंड वाटर स्टेट है एज पर 2021 सेंट्रल ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, रिपोर्ट के, बोर्ड रिपोर्ट के हिसाब से। सॉल्यूशंस क्या है प्रॉब्लम्स के, तो ऑथर ने कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ पर बताए हैं। पहला तो यह है कि ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल वे वुड बी एबल टू असेस एंड देन करेक्ट इंसेंटिव्स दैट इज इन फेवर ऑफ शुगर केन ओवर अदर क्रॉप, कि शुगर केन को जो आप फेवर कर रहे हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं शुगर केन कल्टीवेशन के लिए ओवर द अदर क्रॉप्स, तो उनको कहीं ना कहीं बेटर आपको असेस करने की जरूरत है और सस्टेनेबल वे में आप उनको एनालाइज कीजिए। दूसरा यह है कि इंट्रोड्यूसिंग फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सब्सिडी स्कीम्स फॉर ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन हेल्प फार्मर डाइवर्सिफाई एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट कल्टीवेशन इवनली, कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको फेयर और कॉम्प्रिहेंसिव सब्सिडी स्कीम्स लानी पड़ेंगी और क्रॉप्स के लिए भी, ताकि जो मोनोकल्चर है शुगर केन का वो प्रिवेंट हो सके, और एंश्योर एन इक्विटेबल इनकम भी उनको जो है वो फार्मर्स को वो एंश्योर हो सके, ठीक है ना। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ ए वाइडर रेंज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड लेस रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप्स कैन लोअर द स्ट्रेन ऑन वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। आप लेस रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप्स को प्रमोट कीजिए, ताकि जो स्ट्रेन है जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि हमने ग्राउंड वाटर की बात की, उन पे वो कम स्ट्रेन हो सके, ठीक है ना। दिस मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल शुगर केन कल्टीवेशन, तो जो शुगर केन कल्टीवेशन उसको एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है, और इसके तरीके लिए जो कुछ स्कीम्स है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन वाली प्रैक्टिस है, उसको जो है वो आप प्रमोट कीजिए और उसको लाइए। इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली बट डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ शुगर केन प्लांट्स, रिड्यूसिंग वाटर कंजम्पशन बाय अप टू 70%, तो वाटर कंजम्पशन कहीं ना कहीं 70% तक जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इससे ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। तो इस तरह की और इनोवेटिव जो प्रैक्टिस है उनको प्रमोट कीजिए और उनको इंसेंटिवाइज भी कीजिए, ठीक है ना। इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन ओवरऑल वाटर सेविंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वाटर सेविंग और मैनेजमेंट सिस्टम जो उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है और उनमें इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है। फिर छठा जो ऑथर ने जो वो जो वे बताया वो ये बताया है कि कंसर्टेड एफर्ट्स टू अडॉप्ट क्लीनर प्रैक्टिसेस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कैनाल इरिगेशन नेटवर्क्स विल हेल्प मिनिमाइज स्ट्रेस ऑन ग्राउंड वाटर रिजर्वर, तो आप इन चीजों को जो है आप प्रमोट कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को और कैनाल इरिगेशन नेटवर्क को आप अच्छा कीजिए, ताकि मिनिमम जो है आपको ग्राउंड वाटर पे जो है रिजर्वर्स पे आपको डिपेंड रहना पड़े, ठीक है ना। एज अदर वाटर सोर्सेज बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन, और जो बाकी ऊपर जो बताए गए सोर्सेज हैं वाटर के वो जो है उनको अवेलेबल कीजिए, ताकि ग्राउंड वाटर पे मिनिमम जो है वो डिपेंडेंस हो जाए। लास्ट जो होता है जो यहाँ पे वे आउट बताया वो ये बताया, इन्वेस्टमेंट इन ग्राउंड वाटर रिसर्च therefore needs to be considered seriously, ग्राउंड वाटर पे जो रिसर्च है आप उसको कीजिए, क्योंकि many aspects of groundwater availability and distribution remain poorly understood and are or mapped, तो जो ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या अवेलेबिलिटी के जो अभी जो डाटा है, ठीक है ना, वो अभी काफी हद तक इतना पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं हुआ, उस पर पूरी तरह से रिसर्च और मैपिंग नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च में जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। फाइनली ऑथर कंक्लूड करते हैं, एज इंडिया कंटिन्यूज टू बिकम मोर अ ग्लोबल फ्रंटर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट मस्ट पुट सस्टेनेबिलिटी एट द सेंटर, तो सस्टेनेबिलिटी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने के लिए ऑथर एक तरह से बोल रहा है। व्हाई डिड मेटा ब्लॉक कनाडाज एक्सेस टू न्यूज रिपोर्ट, तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है अगस्त 1 को जो है मेटा ने अनाउंस किया था कि इट विल ब्लॉक न्यूज कंटेंट ऑन इट्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म इन कनाडा फॉलोइंग द एनेक्टमेंट ऑफ कनाडाज ऑनलाइन न्यूज एक्ट जुलाई 2022, तो ऑनलाइन न्यूज एक्ट जो ये एनेक्ट किया है कनाडा ने, इट रिक्वायर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विद स्ट्रेटेजिक मार्केट डोमिनेंस लाइक गूगल एंड मेटा टू नेगोशिएट फेयरली विद कनाडा न्यूज बिजनेस फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट, तो यहाँ पे बेसिकली जो था इशू ये था, एक तो ये एक्ट लाया क्यों है यहाँ पे ये है कि जो एडवांस इकोनॉमी में थे उनमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है फॉर प्रिंटेड पब्लिकेशंस, ठीक है ना, क्योंकि जो रीडर्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोकल न्यूज़पेपर थे, लोकल इंपोर्टेंस के जो थे वो क्लोज डाउन उनका देखने को मिला है यूरोप में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी, तो वो कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट हो रहे हैं इस चीज से। दूसरा, जो गूगल और मेटा है, दीज नाउ डोमिनेट ऑनलाइन एंड रेवेन्यू एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ है, कंसर्न्स डिड लीड टू कंसर्न्स अबाउट डिस्प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू शेयर विद द न्यूज पब्लिशर्स, उनके बीच में जो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू शेयरिंग देखने को मिल रही है, तो इन वजह से जो है वो जो है ये एक्ट लाया गया ना था, ठीक है ना।
और इस तरह का बैन पहले ऑस्ट्रेलिया में जो फेसबुक मेटा जो कि मेटा है उसने किया था। प्रेसिंग कंसर्न क्या है आज की ऑथर ये कह रहे हैं कि फेसबुक कंटिन्यू टू बैन जर्नलिस्टिक कंटेंट फ्रॉम ऑथोरिटेटिव न्यूज पब्लिशर्स एंड गूगल आल्सो स्टार्ट ब्लॉकिंग कंटेंट। द कैनेडियन रीडर विल बी लेफ्ट ओनली विद क्वेश्चनेबल सोर्सेज ऑन दीज वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है ना, तो कैनेडियन रीडर्स के पास अब सिर्फ कुछ ही सोर्सेज बचे हैं अगर ये बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो होता मस्क स्टारलिंक व्हाई द न्यूज सॉवरेन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट इज बैड न्यूज। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि जो जनवरी 2023 में काफी सारे चैनल्स ने जो है वो ये बताया था, दे अपडेटेड पिक्चर्स ऑफ एन अनमैन्ड यूक्रेनियन ड्रोन दैट इंक्लूडेड रेट्रोफिटेड स्टारलिंक सैटेलाइट डिश मेड बाय स्पेसएक्स एलोन मस्क रॉकेट कंपनी। ठीक है ना, तो रफली जो है 7500 एक्टिव सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट अर्थ टुडे, मोर देन हाफ आर स्टारलिंक सैटेलाइट। जो 7500 एक्टिव सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में आज की डेट में है, उनमें से हाफ तो जो है वो स्टारलिंक सैटेलाइट ने बनाई हैं। स्टारलिंक का इंपॉर्टेंस ये है कि द सैटेलाइट इंटरनेट रैंक्ड प्रेटी हाई ऑन द लिस्ट ऑफ पॉसिबल बट लार्जली इम्प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आइडिया जो है वो सिंपल है इसमें। जो ये सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट इंटरनेट की, वो ये है the governments or the companies would send up small satellites into space that would beam high speed internet to users with help of ground stations or terminals back on earth। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इशू जो आ रहा था वो ये था कि when internet connectivity deployed in a region, the nature of the technology such that its operations aren't controlled by the user but by the company। जो operations थे वो कंट्रोल कौन करिए, कंपनी rather than यूजर्स। तो ये यहाँ पर इशू है और इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट दी है जो इसके स्पेस एक्स या स्टारलिंक के जो ओनर है उन्होंने वो दिया है दैट ही डजंट वांट टू गिव अप कंट्रोल बट द फ्लिप साइड इसकी ये है कि ही कैन आल्सो चूज टू टर्न द सर्विस ऑफ व्हेनेवर ही विशेज, कि अपनी विशेज के अकॉर्डिंग वो उसको टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हैं। तो ये इसका डाउन साइड है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक जो डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो कांट भी कस्टमाइज किया जा सकता है और इट कैन गिव एनी गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर हाउ द सर्विस वर्क्स। तो ग्रेटर कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो इसमें कुछ एग्जांपल दिए थे कि ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पब्लिक यूटिलिटी प्रिंसिपल पे काम करता था। जैसे कि टोल रोड जो है वो ऑपरेटर्स हैं वो ये नहीं डिसाइड करते कि कौन यूज करेगा, उसको को सब यूज कर सकते हैं। जैसे ही टेलीकॉम कंपनी जो है वो ये डिसाइड नहीं करती है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में इंटरनेट एक्सेस देना है या नहीं देना है। ठीक है ना, या इस रीजन में जो है वो किसी अनसेवरी पर्पज के लिए, मतलब किसी गलत पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो उस रीजन में आप इंटरनेट एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है ना, लेकिन जो सैटेलाइट इंटरनेट है they get to insert themselves in key debates because of how the technology works and the lack of regulations। तो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है एक तो वो, और जो रेगुलेशन है, लैक ऑफ रेगुलेशन यहाँ पे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कहीं ना कहीं की डिबेट ये जो है वो आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज जो अभी तक पब्लिक सर्विसेज थी वो सभी को इक्वली अवेलेबल हो रही थी। ठीक है ना, the Starlink sits outside the realm of a typical government-to-government defense deal, yet these decisions get to be taken not by the government accountable to citizens, but a handful of tech company employees। जो decisions है वो गवर्नमेंट नहीं ले रही है, यहाँ पे सिर्फ जो कुछ टेक कंपनी के एम्प्लॉयज है वो ये डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है ना, सैटेलाइट की रेस में ये कहते हैं ऑब्वियस सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो ऑथर बता रहे हैं कि मोर लियो सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट और सम कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड करें इंटरनेट एक्सेस। मतलब ये अभी जो प्राइवेट सेक्टर के पास जो है सारा का सारा डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और या गवर्नमेंट प्राइवेट कंबाइंड को जो आने की जरूरत है। ठीक है ना, इसमें कुछ एग्जांपल दिए ऑथर ने, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने बताया कि 2022 में जो यूरोपियन यूनियन है इट इयरमार्क्ड 2.4 बिलियन यूरो टू सेट अप ए सोवरेन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन टू बी रोल्ड आउट 2027। और इसी तरह से चाइना ने भी अपना 13,000 सैटेलाइट का जो है वो प्लान किया है। इट विल डिप्लॉय 13,000 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट्स और मेगा कॉन्स्टलेशन जो है वो तैयार करने की जो है अनाउंसमेंट की है टू राइवल स्टारलिंक। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज इट। इस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया था। एक यहाँ पे और न्यूज थी वो हम डिस्कस देख लेते हैं। G20 नेगोशिएटर्स फेस क्लाइमेट चेंज हर्डल। जो है यहाँ पे एक यूनानिमस जो है वो स्टेटमेंट इशू नहीं हो पा रहा है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। डिफरेंसेज ओवर ए कॉमन लैंग्वेज इन क्लाइमेट चेंज होल्ड अप टॉक्स ऑन लीडर्स डिक्लेरेशन रेफरेंस टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन रीजन। No G20 ministerial meeting has issued a joint communique so far. Negotiators are burning with the minute to resolve issues ahead of summit in September। तो यहाँ पे जो इशू है मेनली वो ये है कि जो टर्म थी
फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स, उसको जो है वो अपोज कर रहे हैं और वो रिटेन करना चाह रहे हैं टर्म फेजिंग डाउन। जो भी ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें कि इंडिया और सऊदी अरेबिया भी इंक्लूड है, वो ये कह रहे हैं कि फेजिंग डाउन की टर्म को आप रिटेन रखें, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स वाली टर्म को जो है वो रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इशू फंडिंग के रिलेटेड भी आ रहा है कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स on global emissions targets of peaking by 2025 and a 60% reduction in emissions by 2035 compared to 2019, which developing countries including India did not commit to। तो इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज अदर हैं वो कमिट नहीं कर रही हैं कि वो 60% रिडक्शन करेंगे एमिशंस में बाय 2035, ठीक है ना। दूसरा कंटिजेंट इशू जो है वो लैक ऑफ फंडिंग का है, क्योंकि जो कमिटमेंट की थी डेवलप्ड कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया विच हैड कमिटेड टू प्रोवाइडिंग $100 बिलियन पर ईयर बिगिनिंग बाय 2022, वो भी जो है वो अभी तक पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वो भी एक इशू है। दूसरा फिर देयर एग्जिस्ट डाइवर्जेंट व्यूज अमंग G20 मेंबर्स ऑन द मैंडेट ऑफ द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप टू डिस्कस एनर्जी इश्यूज इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेपरेट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। जब सेपरेट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप क्यों डिस्कस करता है एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज को, यहाँ पे ये भी एक इशू ऑफ कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है ना। और दूसरा डाइवर्जेंट व्यूज और एग्जिस्ट कर रहे हैं किस पे, इश्यूज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एंड हाउ टू रिफ्लेक्ट देम इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, किस तरीके से उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो ये सारे इश्यूज है जिनकी वजह से कोई जो है यूनानिमस स्टेटमेंट जो है इशू अभी तक क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी नहीं हो पाई है। तो दिस इज इट एंड ये आज का डिस्कशन था। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आउटरीच पहुंच सके और इस एफर्ट को फर्दर रखा जा सके और आप तक अच्छा कंटेंट लाया जा सके। सो थैंक यू।